हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये नया टॉपिक आपका है और बहुत बड़ी खुशखबरी की ये आपके लिए खबर है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूजीसी नेट, जी हाँ, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, उस फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट होते हैं, हर एक यूनिट से संबंधित मैं कई सारे प्रश्नों को लेके आया हूं और ये ऐसे प्रश्न होंगे, ये ऐसे प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके आगामी होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये मान के चलिएगा कि अगर आपने इन जो 10 यूनिट है, अगर सभी यूनिट्स को मैं एक एक यूनिट, जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा शिक्षण अभिक्षमता, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 150 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड से 150 प्रश्न टोटल एमसीक्यूज करवाऊंगा और ये ऐसे प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी यूनिट्स को मैं करवाऊंगा। 10 यूनिट है, 10 यूनिट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा और अंतिम समय में, क्योंकि 18 जून को आपका पेपर होगा, तो उससे पहले मैं आपको एक महा मैराथन क्लास भी दूंगा। बिल्कुल महा मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। ये एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल का वादा है। आज 60,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स एग्जामनाथ परिवार पे हो चुके हैं, तो उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि जिनके सहयोग से महज 3-3.5 महीने में एग्जामनाथ परिवार 60,000 सदस्यों वाला बन गया। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपकी प्रतिक्रिया बताएगी इस टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्लास है, इस पे आपके कमेंट्स बताएंगे कि हमें दूसरी वीडियो कैसी लेके आना है। मतलब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आपके कमेंट्स आने चाहिए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट आने चाहिए, पता तो चले कि हमारी मेहनत कहां जा रही है। ठीक है, तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों है, कक्षा में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी लापरवाह होते हैं, अध्यापक अपना पाठ पढ़ाने में नीरस हैं, पढ़ाए जाने वाले पाठ में विद्यार्थियों की रुचि नहीं है, या कक्षा के अंदर और बाहर बहुत अधिक शोर है। देखिए, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, अक्सर असफल क्यों हो जाता है भैया? इसलिए हो जाता है क्योंकि कक्षा के अंदर और बाहर जो होता है वो बहुत अधिक शोर के कारण जो कक्षा में संप्रेषण होता है वो अक्सर असफल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या करती है? कक्षा में नोट्स लिखवाती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, या कक्षा में पूरी तरह से पाठ्यक्रम पूरा कराती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। एक कॉलेज की जो अध्यापिका है वो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं यदि वह क्या करती हैं? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी प्रश्नों को पूछेगा तभी तो उसके अंदर के जो डाउट्स हैं वो बाहर निकल करके आएंगे। तो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। अगर आप विद्यार्थियों की वाकई वास्तव में अगर रैली में आप सहायता करते हैं तो भैया विद्यार्थियों को क्या करिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करिए। जब वो इस चीज के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ क्या हो जाएंगे? आपसे प्रश्न पूछने में जब उनके अंदर हिचक नहीं होगी, संकोच नहीं होगा, तो 100% वो बेहतर जो है रिजल्ट आपको देने वाले हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, उच्च शिक्षा में अध्यापन का अधिक वांछनीय परिणाम क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बढ़ाता है, विद्यार्थियों के स्वतंत्र विचार के स्तर को बढ़ाता है, परिणाम का उच्च प्रतिशत, या विषय के चयन में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाता है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी वाला। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल विद्यार्थियों के स्वतंत्र विचार के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक दिए गए हैं, श्रव्य, प्रभावी, चित्रात्मक, अविच्छिन्न या रोचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन जो होगा आपका वो सही होगा। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूट दिया गया है, यहाँ पे कूट दिया गया है।
देखिए प्रश्न क्या है, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक दिए गए हैं, श्रव्य, प्रभावी, चित्रात्मक, अविच्छिन्न और रोचक। फिर यहाँ पे नीचे कोट दिया गया है, क्या प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के घटकों का कौन सा मेल सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको बताना है सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, कि पहला दूसरा चौथा, कि पहला दूसरा पांचवा, या दूसरा तीसरा और पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन डी, मतलब यहां पे दूसरा तीसरा और पांचवा, दूसरा तीसरा और पांचवा ये सही होगा, दूसरा तीसरा और पांचवा, मतलब ये और ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सही हो गया डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को सामान्यतः चाहिए कि वह संवेदनशील अनुसंधान क्षेत्र से पूर्व व्यस्त हो, अध्यापन, अनुसंधान एवं पथ प्रदर्शन के मध्य परस्पर तालमेल पैदा करे, कम से कम 2 विद्वतापूर्ण लेखों को वार्षिक प्रकाशित करे, या पाठ्य पुस्तकें लिखने पर केंद्रित रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अध्यापन, अनुसंधान एवं पथ प्रदर्शन के मध्य परस्पर तालमेल पैदा करे। अगर एक सामान्यता एक विश्वविद्यालय का जो प्राध्यापक है उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्ययन कक्ष में आपने विचारों को प्रस्तुत करते समय ये अधिक उचित है कि ये स्वीकार करो कि और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, ये स्वीकार करो कि विद्यार्थी एक जातीय जनसमूह नहीं है, विपरीत दृष्टिकोण को भी विचारों में रखो। अब कौन सा भैया विकल्प सही होगा, 1 और 3, केवल 3, 2 और 3, या 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1, 2 और 3, मतलब आंसर डी वाला सही होगा। ये तीनों जो थॉट्स लिखे गए, तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सही होंगे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापन में एक आदर्श स्थिति वह होगी जहां अपना व्याख्यान देने के लिए प्राध्यापक पूरी तरह से तैयार होकर आता है, या छात्र पूरी तरह तैयार होकर आते हैं और अध्यापक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं, या अध्यापक एवं छात्र विषय पर चर्चा करते हैं, या व्याख्यान देते समय अध्यापक दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देखना है इस ऑप्शंस में, मतलब पहला और तीसरा सही होगा, कि तीसरा चौथा, केवल दूसरा, या केवल चौथा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहला आपका सही है और तीसरा वाला सही होगा, दूसरा वाला आपका गलत होगा। अपना व्याख्यान देने के लिए प्राध्यापक पूरी तरह से तैयार होकर आता है। देखिए छात्र पूरी तरीके से थोड़े ना तैयार होकर के आएंगे और फिर उसके बाद आप थोड़े ना उस पे, भाई आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो तो उस चीज को सीखने आए हैं। जब पहले से ही सीख के आ जाएंगे तो क्या टीचर थोड़े ना वहां पे सीखने गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा वाला गलत होगा ऑप्शन, पहला और तीसरा जो है सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक अध्यापन कक्ष में क्या और अधिक वांछनीय है, एक अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक के आधार पर तथा अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्या देना, या एक अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम, विषय वस्तु एवं मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्या देना, या छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला अध्यापक, या एक ऐसा अध्यापक जो कठोर अनुशासन को कायम रखता है तथा नियमित रूप से उपस्थिति लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला जो अध्यापक होता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक अध्यापन कक्ष में क्या और अधिक वांछनीय है, तो भैया छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाला अध्यापक विकल्प सही होगा, मतलब ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दूर शिक्षा में आधुनिक संप्रेषण तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किस लिए किया जाता है, मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार हो सके, छात्रों को आधुनिक तकनीकों से प्रेरित किया जाए, या शिक्षा सार्वभौमिक बने और ऊंचे मानदंड प्राप्त किए जा सके, या सीमित अंतर्वैयक्तिक संपर्कों के होने के कारण प्राध्यापन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यहाँ पे सीमित अंतर्वैयक्तिक संपर्कों के होने के कारण प्राध्यापन की गुणवत्ता में वृद्धि हो,
ऐसा जो है ये सुनिश्चित करने के लिए कि भैया जो दूर शिक्षा में आधुनिक संप्रेषण तकनीकी है उसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे सीमित अंतर्वैयक्तिक संपर्कों के होने के कारण प्राध्यापन की गुणवत्ता में वृद्धि वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान हो, कठिन परिश्रम हो, देशभक्ति हो या समाज सेवा हो। तो भैया इसका ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु का ज्ञान हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के लिए। तो एक शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता उस विषय वस्तु का ज्ञान होना है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक यदि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी पढ़ता है तो आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, अनुसंधान कार्य में सहायता मिलती है, या उसका ज्ञान सर्वांगीण हो जाता है, या उसके समय का सदुपयोग होता है। तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है? सर्वांगीण हो जाता है। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। यदि एक अध्यापक पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी पढ़ता है तो उसका ज्ञान सर्वांगीण हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? मित्रवत, पुत्रवत, एक अपरिचित व्यक्ति जैसा, या छात्र की जैसी आयु होगी वैसा ही संबंध रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुत्रवत। क्या होगा भैया? पुत्रवत। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? पुत्रवत जो है संबंध रखना चाहिए एक अध्यापक को अपने छात्रों के साथ। ठीक है, पुत्रवत यहां पे आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षक होने के नाते आप अपने विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं, अवकाश में पुस्तकालय जाकर संबंधित सामग्री का चयन करेंगे और अपने मौलिक चिंतन में शामिल करेंगे, या बाजार में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उनकी कमियों को समझने का प्रयास करेंगे, या विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित व अभिक्रमित करेंगे व अपने अनुभवी साथियों से सलाह लेंगे, या उपयुक्त सभी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यही सही होगा। पुस्तकालयों में भी जाएंगे, बाजार में जो उपलब्ध सामग्री है उसका भी हम यूज करेंगे, और जो विद्यार्थियों का स्तर है उस स्तर को भी समझते हुए फिर हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक के आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बालक को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखा जाए, बालक को कठोर दंड दिया जाए, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए, या बालक की उपेक्षा की जाए। तो भैया बालक के जो आक्रामक व्यवहार वो कर रहा है ये तो पता लगे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, जो आक्रामक व्यवहार है उस बालक का, उस बच्चे का, वो ऐसा क्यों कर रहा है उसका पता लगाया जाना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे? तभी आप उस बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना सकते हो, एक अच्छा बालक बना सकते हो। तो उसके पता तो भाई कारण तो पता चले। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये थोड़े ना है कि बस सीधे सीधे हमने दवा दे दिया। एक एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, अगर वाकई एक बहुत बढ़िया चिकित्सक है तो वो सबसे पहले इस चीज की खोज करता है, सबसे पहले इस चीज की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है कि आखिर ये बीमारी, ये रोग, ये दर्द एक इस रोगी को हुआ तो क्यों हुआ, फिर उसके बाद उसकी दवा देता है। तो पहले हम ये तो जाने कि जो बच्चा आक्रामक है उसका कारण क्या है। तो बच्चे के सबसे पहले आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें चुराता है तो उसे कठोर दंड देना चाहिए जिससे वह चोरी ना करे, उसे पुलिस का भय दिखाना चाहिए, उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए, या उसे पर्याप्त सुविधाएं एवं रुपये प्रदान करनी चाहिए। अगर वो पुस्तकालय से पुस्तकें चुरा रहा है तो क्या करना चाहिए? तो हमें उसके व्यवहार के पीछे यहाँ पे सन्निहित कारणों का पता लगाना चाहिए। देखिए उसके आक्रामक व्यवहार है तभी कारण का पता लगाएंगे, पुस्तकालय से अगर किताबें चुरा रहा है तो भी हम उसके कारणों का पता लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान है कि हम सबसे पहले कारण पे जाएंगे, फिर ही हम उसका जो है कोई इलाज कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति कौन सी है? पुरस्कार है, शारीरिक दंड है, मधुर परामर्श है, या घर से निष्कासन है? तो देखिए जो मधुर परामर्श ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कनाडा।
बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक जो प्रभावकारी पद्धति है वो मधुर परामर्श है। देखिए आप जो भी चीजें बोलिए, जो परामर्श दीजिए, बहुत ही स्वीट वॉइस में होना चाहिए। स्वीट वॉइस का मतलब ये नहीं कि मीठी आवाज हो, बहुत ही जेंटली पोलाइटली उसको आप यूज करिए। जब आप पोलाइटली किसी भी चीज को करते हैं, परामर्श देते हैं, देखिए आप अगर बहुत अक्खड़पन में कहेंगे किसी भी बच्चे को, आपका परामर्श समझ में नहीं आएगा, आपका सुझाव अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा मधुर परामर्श होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो, वो एक सुशील बालक हो, एक अच्छा बालक बने। तो आप जो भी परामर्श दे, जो भी आप सुझाव दे, जो भी आप सजेशन दे, वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली उस चीज को बच्चे के सामने रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? भैया कक्षा में अनुशासन बनाना है तो क्या करना होगा? अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए। कि शिक्षण कार्य यदि रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वयं समाप्त हो जाएगी, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, या अनुशासनहीन छात्रों के अभिभावकों को सूचित कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शिक्षण कार्य यदि रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वयं समाप्त हो जाएगी। देखिए जब बच्चों को, जब बालक को कक्षा में जो भी आप पढ़ा रहे हो, आपका अगर जो अध्यापन कार्य है वो बहुत अच्छा लगने लगा, अगर उसमें बच्चे ने रुचि लेना शुरू कर दिया है, तो ऑटोमेटिक जो उसकी अनुशासनहीनता है वो स्वतः खत्म हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब कहां है, अब बालक कहां है, अब बालक का जो ध्यान है वो आपकी टीचिंग पे है, आपकी उस जो है पढ़ाई पे उसका चला गया दिमाग। तो जब वो पढ़ने लगेगा, जब वो अध्यापन कार्य पे ज्यादा जो है वो देख रहा है कि भाई हमारे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त अनुशासनहीनता की सवाल ही नहीं उठता है। तो आप सबसे पहले अपने शिक्षण कार्य में रोचकता लेके आए। जब आप रोचकता लेके आएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक उसमें रुचि लेना शुरू कर देगा, और जब बच्चा रुचि लेना शुरू करेगा तो अनुशासनहीनता का सवाल उठेगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे, या परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए, या परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वालों के उदाहरण दिए जाएं, या परिश्रमी बालकों को पुरस्कृत किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वयं परिश्रम किया जाए, और जिसे देखकर बालक क्या हो जाएंगे? स्वयं वो प्रेरित होंगे। देखिए गांधी जी ने जब कस्तूरबा का नमक छुड़वाया तो पहले स्वयं छोड़ा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जब महात्मा गांधी जी ने नमक छुड़वाया था कस्तूरबा अपनी पत्नी से, तो क्या किया था? सबसे पहले खुद छोड़ा था। कस्तूरबा का यही प्रश्न था, उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपको कस्तूरबा जी अब आपको क्या करना है, अब आपको नमक नहीं खाना है। तो उनका प्रश्न ये था कि गांधी जी ऐसा कैसे संभव है, बिना नमक के कुछ अच्छा लगेगा? कहा बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लगेगा जैसे 4-5 दिन से मैं खा रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या त्याग रहा होगा। तो ऐसे एक शिक्षक को भी क्या करना चाहिए भाई, एक शिक्षक अगर स्वयं परिश्रम करेगा तो जो बालक है वो अपने शिक्षक को देख करके क्या होगा भाई, प्रभावी होगा उस चीज में। वो भी सोचेगा कि भाई हमारे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और जानते ही बालक क्या होते हैं, बालक बड़े नकलची प्रवृत्ति के होते हैं। एक बंदरों वाली जो क्वालिटी होती है वो बच्चों में भी होती है सेम, क्योंकि वो भी क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है, बहुत जल्दी प्रभावी हो जाते हैं आसपास के लोगों से। तो सबसे ज्यादा नजदीक एक बालक के लिए कौन होता है? उसके शिक्षक होते हैं। तो अगर शिक्षक स्वयं परिश्रम करना शुरू कर देगा तो जो बालक होगा वो ऑटोमेटिक स्वतः से वो परिश्रम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए, ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण दिए जाएं, बेईमानों को कठोर दंड दिया जाए, या ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए। देखिए ईमानदारी का विकास किया जा सकता है कब? जब भैया ईमानदार जो बालक होंगे उनको पुरस्कृत करो, तो जब वो पुरस्कृत होंगे तो उनमें और साहस आएगा, उनमें और रोचकता आएगी, उनमें वो और ज्यादा रुचि लेंगे। और जो बेईमान होंगे वो सोचेंगे कि यार देखो जो ये ईमानदार था तो ये पुरस्कृत हो रहा है, हम भी अब ईमानदारी करेंगे। तो स्वतः में एक परिवर्तन आना शुरू हो गया। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है प्राथमिक कक्षा में छात्रों के लिए, जूनियर कक्षा के छात्रों के लिए, 10+2 कक्षा के छात्रों के लिए, या उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए सूक्ष्म शिक्षण जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो है लाभदायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र आप पर
फुफ्तिया कसते हैं तो आप उन्हें दंड देंगे, उन्हें काले से निकाल देंगे, उनकी परीक्षा पुस्तकों का मूल्यांकन करते समय आप उनसे बदला लेंगे, या उनकी परीक्षा पुस्तकों के मूल्यांकन के समय भी आप गैर जवाबदार रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा उनकी परीक्षा जो पुस्तकाएं हैं उनके मूल्यांकन के समय भी आप गैर जवाबदार रहेंगे। ठीक है, यहां पे ऑप्शन डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। देखिए, आप बदला नहीं ले सकते, आप काले से नहीं भगा सकते, आप उन्हें दंड नहीं देंगे। हाँ, हम गैर जवाबदार रहेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मूल्यांकन के समय कि जिससे उस बच्चे का परिणाम प्रभावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, या ऑडियो विजुअल एड द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा चर्चा विधि द्वारा। चर्चा विधि द्वारा जो है वो शिक्षण में छात्रों की जो सर्वाधिक भागीदारी है वो संभव है। तो चर्चा विधि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नए आए अध्यापक की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विद्वता, संप्रेषण योग्यता, या अध्यापक का व्यक्तिगत तथा उसकी छात्रों एवं कक्षा में मेल रखने की अभिक्षमता, या संगठनात्मक योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, अध्यापक का व्यक्तिगत तथा उसकी छात्रों एवं कक्षा में मेल रखने की जो अभिक्षमता है वही उसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा एक नए अध्यापक के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अंतर, व्यक्तिगत संबंध की कमी है, बोलने की योग्यता में कमी है, अध्यापक के ज्ञान की कमी है, या लड़कों के साथ कठोर व्यवहार है। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी है। नए अध्यापक की नाकामी के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह होता है अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। यही सबसे बड़ा कारण होता है उनकी नाकामी के पीछे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं, केवल एक को छोड़कर स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर जोर देना है, लक्ष्यों के स्पष्टीकरण हेतु सामूहिक चर्चा पर बल देना है, या समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना है, या कक्षा के छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना है। अगर एक प्रभावशाली जो शिक्षक होता है उसकी विशेषताएं क्या है केवल एक को छोड़ करके, तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना। जो समस्याएं जहां से उत्पन्न हो रही हैं उस परिस्थितियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए उस पर आपको जोर देना होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली शिक्षक का तात्पर्य नहीं है अध्यापक उत्साहपूर्वक पढ़ाता है, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है, अध्यापक शिक्षण पर अधिक तथा कक्षा नियंत्रण पर कम जोर देता है, अध्यापक की रुचि विषय सामग्री के छात्रों को समझाने में है ना कि पाठ्यक्रम पूरा करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है। देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप छात्रों में सिर्फ गलती ढूंढना शुरू कर दो। अगर आप छात्रों में अपने बालकों में अगर गलती ढूंढेंगे तो क्या होगा, फिर भाई ये सीधी सी बात है, बालक हतोत्साहित हो सकता है, डीमोटिवेट होगा, वो कक्षा से भागना शुरू कर देगा। तो वो बालक जब स्कूल ही नहीं आएगा, कॉलेज ही नहीं आएगा, विद्यालय ही नहीं आएगा, तो फिर आप उसको कैसे पढ़ा पाओगे, आपका अध्यापन कार्य कैसे हो पाएगा। तो आप सबसे पहले उस बच्चे में केवल उस बालक में केवल गलती ना ढूंढे, आप अपने जो आपकी जो टीचिंग मेथड है, जो आपका एक अध्यापन का जो एक तय तरीका है उसमें बदलाव लाइए, उसमें रोचकता लेके आइए। जब उसमें रोचकता आएगी तो ऑटोमेटिक एक बच्चे के अंदर जो है वो जो शिक्षण के प्रति लगाव है वो बढ़ता जाएगा। तो आप केवल बच्चे की गलती नहीं ढूंढ सकते, आप बालक की गलती को मत ढूंढिए। ऑप्शन बी सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है क्योंकि शिक्षा की समस्याओं में निर्वाचन की आत्मनिष्ठता की अधिक भूमिका होती है, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, यहां पर अच्छी शिक्षण विधि एवं पद्धति का अभाव है, या अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है शिक्षण में आने वाली जो समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा
हल नहीं किया जा सकता है। देखिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको ठोस तरीके से आप किसी भी शिक्षण समझ, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग चीजों में आप देखेंगे कि हर चीजें एक जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। समय के अनुसार देखा जाए या अगर जगह के अनुसार से देखा जाए या वहां का जो एक माहौल है उसके अनुसार देखा जाए, तो हर जगह की एक अपनी अपनी समस्या होती है। तो आप ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान से इस चीज को हल नहीं कर सकते हो जो शिक्षण में समस्याएं आती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजों तथा स्कूलों में कैरियर पाठ्यक्रमों के परिचय का उद्देश्य है लड़कों के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना, या छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, या उपयुक्त सभी सही होगा। तो यहां पे जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, लड़कों के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना। देखिए सबसे पहले उस लड़के के अंदर ये पहचानिए कि भाई उसके अंदर गट्स क्या है, तो जो वो काम करने जा रहा है क्या उस काम करने में उसका मन लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उस नौकरी का, उस जॉब का, उस रोजगार का। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि लड़कों के अंदर एक नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास कराइए। आप सबसे पहले एक शिक्षक जो है ये बताए कि भाई वो चीज पहचानिए आप अपने बालक में, आप अपने छात्रों में, कि उस बच्चे की क्षमता क्या है, उसके अंदर की एबिलिटी क्या, उसके अंदर की कैपेसिटी क्या, और एक शिक्षक भली भांति इस कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा हो तथा ब्लैक बोर्ड के कार्यों पर ध्यान नहीं देता हो तो वो एडजस्टमेंट की समस्या से ग्रसित है, सुनने की समस्या से ग्रसित है, देखने की समस्या से ग्रसित है, या उपयुक्त सही जो है सभी वाला विकल्प सही होगा। तो यहां पे जो सही है देखने की समस्या से वो ग्रसित है, क्योंकि भैया आंख रगड़ रहा है ना, आंख रगड़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं देखने की समस्या हो रही है, और यही कारण है कि वो बार बार अपने आंखों को रगड़ रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्पना कीजिए कि आप किसी अल्पसंख्यक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहां पर जातिवाद तथा संकुचित सोच आपको कष्ट पहुंचाती है, तो ऐसी जगह पर स्वयं को माहौल में ढालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन संकुचित दीवारों के बाहर आप मानव मूल्यों को ऊपर उठाएं तथा अपने छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करेंगे, कि वहां पर दबकर रहें तथा हर कीमत पर अपनी नौकरी बचाएं, इस व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे क्योंकि यह भारतीय समाज की परंपरा व नियमों के विरुद्ध है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इन संकुचित दीवार के बाहर आप मानव मूल्यों को ऊपर उठाएं तथा अपने छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करें। देखिए अल्पसंख्यक कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं, वहां जातिवाद है, वहां संकुचित सोच है और जो आपको कष्ट भी पहुंचाता है, तो आप स्वयं को ढालने के लिए क्या करें, इन संकुचित दीवारों से बाहर आए, मानव मूल्यों को ऊपर उठाएं और अपने छात्रों में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति पैदा करें। क्योंकि जब आपका बालक, जो आपका छात्र है, जब उसके अंदर की सोच अच्छी हो जाएगी तो फिर उसी कॉलेज में जो आपकी समस्याएं आ रही हैं, जो आप अल्पसंख्यक कॉलेज में है और वहां पे जातिवाद और संकुचित सोच जो है, क्योंकि एक बालक ही तो ये जातिवाद और ये चीजों को कर रहा होगा उस विद्यालय में, और जब वही बालक, जब वही छात्र जब क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति उसके अंदर उसकी सोच में आ जाएगा, तो फिर वो जातिवाद, वो संकुचित सोच, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक, जो माहौल है वो ऑटोमेटिक स्वतः से सही हो जाने वाला है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरे पेशों की अपेक्षा अध्यापन को किसी के द्वारा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए। मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए, युवकों के प्रति प्रेम के लिए, या अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल प्राप्ति के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए। देखो भैया अध्यापन के प्रेम के लिए एक शिक्षक को जो है हमेशा क्या करना चाहिए, वरीयता देना चाहिए दूसरे पेशों की अपेक्षा। जो दूसरे अन्य जॉब है, जो दूसरी और नौकरियां हैं, उसके मुकाबले जो ये अध्यापन कार्य है इसको वरीयता देनी चाहिए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पढ़ाया उसको एक शिक्षक नहीं है। अगर पहला शिक्षक माँ माना जाता है तो भैया दूसरा शिक्षक ही है जो हमारे जीवन को क्या करता है,
वो हम हर एक बालक क्या होता है, हर एक छात्र क्या होता है, वो समझ लीजिए मिट्टी है, और एक शिक्षक क्या होता है, कुम्हार होता है। उसको उस मिट्टी की पहचान होती है, कैसे उसको आकार देना है वो कुम्हार जानता है कि इस मिट्टी को कैसे आकार देंगे। ऐसे एक शिक्षक जानता है कि अपने छात्रों को कैसे हम आकार दे सकते हैं, किस रूप में ढालेंगे कि ये बेहतर हो जाएगा, तो ये एक शिक्षक ही जानता है। और इसीलिए अध्यापन के प्रति जो प्रेम रखने वाले लोग हैं उनको अधिक वरीयता देनी चाहिए अन्य पेशों के मुकाबले। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यदि छात्र क्लास में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों को दंड देना शुरू कर देंगे, या कारण समझना तथा उसे दूर करना चाहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है भैया, कोई भी समस्या हो, देखिए अगर इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं कि वहां पे आप सबसे पहले कारण समझेंगे, कोई भी समस्या है और ऑप्शन में अगर ये आया हुआ है कि कारण समझेंगे फिर उसका निदान करेंगे, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी भैया परेशानी है, कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी को अगर आप चाहते हैं कि निदान हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कारण जानिए। जब आप कारण जान जाओगे फिर क्या होगा? फिर आप उस समस्या का निदान भी कर पाओगे। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगर कोई क्लास में बच्चा नहीं आ रहा है, कोई छात्र नहीं आ रहा है, तो एक अध्यापक होने के कारण, एक अध्यापक की हैसियत से आप उसको कारण समझिए, वो क्यों नहीं आ रहा है और उससे उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो फिर आप दूर भी कर पाएंगे। लेकिन पहले कारण समझिए, जब आप कारण समझेंगे तभी आप उसका निदान कर पाएंगे, तभी आप उसका कोई सोल्यूशन दे पाएंगे। इससे पहले आपको पता ही नहीं कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा, आप दंड देना शुरू करोगे, वो कक्षा से भाग जाएगा। वो पहले से ही नहीं आ रहा था, अब तो छात्र और नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको डर भी लगने लगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए जैसे एनईपी 2020 आई, तो एनईपी 2020 में एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक जो है कसाई एक बकरे को काटने के लिए लेके जा रहा था। तो जो जिसने जो है हुआ ये कि जब एक कसाई एक बच्चे को लेके, वो एक बकरे को लेके काटने के लिए जा रहा था, तो एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था। तो बच्चा जो है क्या करने लगा? बच्चा रोने लगा। तो बच्चा जब रोने लगा तो जो है ये उसने पापा से अपने पूछा रोते रोते, कहा कि पापा ये बताओ कि ये मतलब यहाँ पे पापा ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो कहा देखो आप मुझे स्कूल लेके जा रहे हो और ये जो अंकल है ये देखो इस बकरे को भी स्कूल लेके जा रहे होंगे, इसलिए ये मे कर रहा है। तो कहने का टोटल तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों ये है कि एक बच्चे को यही लग रहा था, क्योंकि वो बकरी जो थी, वो जो बकरा था वो मे कर रहा था, तो उसको क्या लगा? उस बच्चे को लगा कि जरूर ये स्कूल ही जा रहा होगा। मतलब यहाँ पे टोटल आशय ये है कि एक बच्चे के अंदर इतना भय बैठा हुआ है विद्यालय के प्रति कि हम वहां जाएंगे तो दंडित होंगे, वहां जाएंगे तो हमको अध्यापक क्या करेंगे? पनिश करेंगे, हमें दंडित करेंगे, हमें पीटेंगे, हमें दंड देंगे। तो भैया आपको क्या करना? एक शिक्षक को क्या करना? एक शिक्षक को सबसे पहले एक पुत्रवत व्यवहार करना है अपने छात्रों के साथ। जब छात्रों को आप पुत्रवत व्यवहार करेंगे तो हर एक जो छात्र है वो कक्षा में आएगा भी और अच्छा सीख भी पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कारण समझेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारी क्लासेस है ये, इस पे हल्का सा स्वेट आ गया है, पसीना आ गया है, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल मैं तुरंत लौटता हूं। हल्का सा इसको जो है मैं रब कर लूं, चेहरे पे काफी पसीना है, देख सकते हैं फैन लगा हुआ है, और लेकिन इसको नहीं चला सकता हूं, अभी एसी की सुविधा नहीं है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे ही संभव है। और बहुत बड़ा जो है एक धीरे धीरे ही फैलता है, जो बड़ा कारोबार होता है वो धीरे ही धीरे फैलता है। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का प्रेम रहेगा तो बहुत जल्द मैं एसी भी फिर आपकी जो ये सर हैं वो अच्छे से जो है फिर पढ़ा पाएंगे। फिलहाल जो फैन की सुविधा है उसको मैं इसलिए बंद कर देता हूं क्योंकि आप जो भी वीडियो पाए उसमें आवाज इंटरप्ट ना हो। तो 2 मिनट मुझे जो है समय दीजिएगा, मैं जस्ट वापस आता हूं। चलिए वेलकम अगेन, मैं आ चुका हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्या की उपेक्षा करेंगे, छात्रों को दंड देंगे, छात्रों को ध्यान देने के लिए कहिए या कारण समझाइए। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कारण समझिए। देखिए हर चीज में जहां कारण ऑप्शन हो कारण ही समझेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कक्षा चारण में विद्वत्ता अधिकतर किस पर आधारित है? विद्वत्ता अधिकतर किस पर आधारित होता है? अध्यापक के ज्ञान की कमी पर, छात्र के ज्ञान की कमी पर, कक्षा में शोर पर या कक्षा के बाहर शोर पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अध्यापक के ज्ञान की कमी पर। देखिए कक्षा चारण में विद्वत्ता अधिकतर किस पर आधारित है? तो भैया अध्यापक के ज्ञान की कमी पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। लचीला पाठ्यक्रम, विकेंद्रीकृत परीक्षा, लचीला पाठ्यक्रम, केंद्रीकृत परीक्षा, सामान्य पाठ्यक्रम विकेंद्रीकृत परीक्षा या सामान्य पाठ्यक्रम केंद्रीकृत परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, सामान्य पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत परीक्षा वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिसे अध्यापक क्रियान्वित करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों की सहायता, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा, समय पर पाठ योजना को पूरा करना, प्रिंसिपल की आज्ञा को लागू करना या कॉलेज प्रबंध को सहायता देना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह कौन सा सही होगा? लेकिन इसमें देखिए कूट भी दिया गया है, नीचे दिखा देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्न, क्योंकि देखिए एबीसीडी नहीं आया, अभी 1 2 3 4 5 आया है, अभी इसमें एबीसीडी भी दिया गया है। तो इसमें एबीसीडी है कि वरीयता के आधार पर निम्नलिखित विधियों के किस योग को अध्यापक द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कौन कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन सी वाला सही होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी यहाँ पे जान लीजिए ऑप्शन सी सही होगा। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा वाला जो है यहाँ पे पॉइंट ये सही होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये वाले सही हो जाएंगे। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा, समय पर पाठ योजना को पूरा करना और प्रिंसिपल की आज्ञा को लागू करना, ये कुछ गतिविधियां हैं जिसे अध्यापक क्रियान्वित करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी वाला। ऑप्शन सही, सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्हें लेक्चर की विकास अवस्था में अपनाया जा सकता है। सादृश्य का प्रयोग करके, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके, नियत कार्य का देना या दृष्टांतों का प्रयोग या सहायक सामग्री से समझना। कुछ यहाँ पे कूट भी दिए गए हैं, इस कूट को भी देख लेते हैं। क्या दिया गया है? लेक्चर की सीमित विकास अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा योग सर्वाधिक उचित है? कौन सा यहाँ पे सबसे उचित है? तो यहाँ पे सही आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा, यहाँ पे देख सकते हैं पहला, चौथा और पांचवा वाला जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आपका सही हो गया कौन सा? आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी वाला सही। ठीक है, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक प्रभावशाली परीक्षण की कुछ विशिष्टताएं दी गई हैं। औचित्य, लंबाई, सुसगति, भाषा या वस्तु परखता। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प होगा? वो सही होगा, हो जाएगा औचित्य सही होगा, लंबाई सही होगा, सुसगति होगा, भाषा होगा, वस्तुता होगा। इसकी कूट को लेकिन देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो कूट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर देखिए देना होगा। यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 का कौन कौन सा पॉइंट सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए वाला। कौन सा? ए वाला सही होगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पाठ के कुछ मनोवैज्ञानिक अनुक्रम दिए गए हैं जिस एक अध्यापक को अनुसरण करना है। परिचित से अपरिचित, सामान्य से गूढ़, सफल अनुभव को निश्चित करना, मतलब पुरस्कारात्मक होना चाहिए, या आगामिक से निगमित, या अज्ञात से ज्ञात। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो कौन सा होगा? कूट भी नीचे दिया गया है, कूट को हम देख लेते हैं और फिर आंसर देने का प्रयास करते हैं। लिखा है, पाठ के मनोवैज्ञानिक अनुक्रम में कौन सा योग सर्वाधिक उचित है जिसे एक अध्यापक को
अपनाना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कूट आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ देखिए, एक मिनट के लिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, परचेज से अपरचेज, सामान से गुड़, ये ठीक है। तो आपको इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है। तो आपका जो विकल्प यहाँ पे सही होगा वो होगा कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला, तीसरा और चौथा वाला सही होगा। इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये सही होगा और ये वाला सही होगा। ठीक है, आप लोग आंसर टिक करते जाइए और थोड़ा स्लो स्पीड में देखिएगा। मैं तेजी के साथ लेके चल रहा हूं। क्यों तेजी के साथ लेके चल रहा हूं? उसका एकमात्र कारण दोस्तों ये है, मैं ये चाहता हूं कि 150 प्रश्न कम समय में आपको दे पाऊं मैं। तो बहुत ज्यादा अगर लंबे समय को लूंगा तो फिर 150 प्रश्न बहुत होते हैं और उसमें एक लंबा समय लगेगा। इस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, वीडियो जब भी आपको ये मिले, बट इतनी टाइम रात के 1 बजे हुए हैं और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो भैया, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को तो लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, जिससे हमारी मेहनत जो है इसका भी कुछ फल मिल सके। देख सकते हैं पसीना है, आंखों में नींदें हैं, लेकिन बस एक हौसला रहता है कि नहीं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे शिक्षकों के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी मौखिक संप्रेषण, सुखद स्थिति, छात्रों के आदर पात्र होना या समुदाय के नेताओं के आदर का पात्र होना। अब यहाँ पे भी देखिए कूट कुछ दिया गया है। ठीक है, कौन सा कूट सही होगा? तो यहाँ पे सही होगा आपका पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा जो है ये वाला सही होगा ऑप्शन। पहला, दूसरा और कौन सा बताया गया है? पहला, दूसरा और पांचवा। इसका मतलब पहला, दूसरा और पांचवा, मतलब विषय वस्तु का ज्ञान हो, प्रभावी मौखिक संप्रेषण हो और समुदाय के नेताओं के आदर का पात्र होना। यहाँ पे ये वाला आपका विषय जो है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसमें पहला, दूसरा और पांचवा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर कुछ भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना, कार्योन्मुखी शिक्षण, अधिगमकर्ताओं का अभिप्रेरण या प्रबंध निर्देशों का पालन करना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो भी विकल्प में हमको नीचे कूट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कूट यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, नीचे किसी व्याख्यान के प्रारंभिक चरण से संबंधित कुछ क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण को भावी अधिगम से संबंध करना, प्रस्तुत प्रकरण को पूर्व पठित प्रकरण से संबंध करना या छात्रों में रुचि जगाना और उन्हें अभिप्रेरित करना, पूर्व ज्ञान को जांचना या विषय वस्तु से क्षेपण। तो इसका जो है प्रश्न देखिए क्या है कि किसी व्याख्यान के प्रारंभिक चरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल उपयुक्त है। ठीक है, कौन सा मेल उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर व्याख्या के सुदृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पुनरीक्षण अथवा संक्षेपण करना, छात्र अधिगम की जांच करना, गृह कार्य देना, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सही होगा तीसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है नीचे किसी व्याख्यान की प्रस्तुति शैली से संबंधित कुछ कौशलों का उल्लेख किया गया है। संप्रेषण वर्धक युक्तियों का प्रयोग, उद्दीपकों में विविधता, छात्रों में अभिप्रेरण, पूर्व ज्ञान परीक्षण या प्रश्न पूछने का कौशल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपको इस कूट में देख करके बताना है। यहां पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। पहला, तीसरा और पांचवा वाला जो विकल्प दिया है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर किसी व्याख्यान के दौरान संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ पक्षों का उल्लेख किया गया है। विपर्यय, मूल्यांकन, संकेंद्रण, निर्देशन या अतिरंजन। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। कौन सा? बी। लिखा है किसी संदेश के विरूपण से बचने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित मेलों में से कौन सा मेल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऊपर दिया गया है कूट से ऊपर, वही वाला आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो ये आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक महाविद्यालय के अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका का चयन कीजिए। छात्रों को सामाजिक मुद्दों को समझना, छात्रों को सामाजिक मुद्दे पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में सहायता देना, सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों की भावनाओं का पता लगाना, या छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकार करने के लिए राजी करना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के लिए उनके विकास में सहायता देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन दक्षता की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई हैं। कॉलेज परीक्षा के संचालन में सहायता करना सीखने वाले समूहों को अभिप्रेरित करना, कक्षा प्रबंध को सुधारना, विषय वस्तु को जानना, कॉलेज प्रशासन में रुचि लेना। कौन सा कूट यहाँ पे सही होगा ये आपको देख करके बताना है। तो यहाँ पे जो कूट सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प है ये आपका सही होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा वाला जो है, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, देख लीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाले विषय सही होंगे। सीखने वाले समूहों को प्रेरित करिए, कक्षा प्रबंध जो है उनको सुधारिए और विषय वस्तु को जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी से पूछे गए प्रश्न का प्रत्यक्ष और ठीक उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए? कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए, विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वो आत्म संबंध प्रश्न ना पूछें, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वो बाद में उत्तर देगा, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजें। तो भैया यहाँ पे सीधे सीधे आप ये ना बताओ कि बाद में उत्तर देंगे, क्या यहाँ पे आप क्या बताओ, सीधे सीधे बोल दो कि भैया इसका उत्तर मुझे नहीं पता है और इसका उत्तर बाद में देंगे, क्योंकि आप शिक्षक हो, भगवान नहीं हो। ठीक है, आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर आता है ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप छात्रों को, विद्यार्थियों को ये बोल सकते हो कि भैया इसका उत्तर नहीं आता है, मैं बाद में उत्तर दूंगा। अगर आपने आज गलत बता दिया और वो बच्चा, वो छात्र, वो जो है अगर विद्यार्थी घर गया और सही उत्तर खोजा और अगले दिन आकर के आपकी बेइज्जती करना शुरू करे कि सर आपने गलत बताया था, तो फिर वो ज्यादा गलत है। देखिए, आप सीधा सीधा ये उत्तर दे दीजिए कि अभी मुझे नहीं पता है, मैं कल आपको इसका सैटिस्फाइड उत्तर देने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, आप हमेशा एक विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि मैं बाद में इसका उत्तर दूंगा, यही वाला विकल्प सही होगा। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह क्या है, वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता हो, वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, वह पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, वह विषय में संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। एक अध्यापक अगर एक प्रभावी संचारक तभी बन पाएगा कि यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो दें, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाए, उन्हें बताया जाए कि यह सीखने के लिए उन्हें ज्यादा आवश्यकता है तो इस चीज को वो सीखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह चीज उन्हें देना चाहिए। भाई, बच्चे की जिस रुचि है और जो उसकी नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी जरूरत है, उसको देना चाहिए एक शिक्षक को एक विद्यार्थी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्रा आपसे अपनी डाक आपके पते पर मांगने के लिए कहती है तो आप उसे अनुमति नहीं देंगे क्योंकि ये आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है, या आप उसे अपना पता नहीं देंगे कि कहीं ये आपके विरुद्ध कोई चाल ना हो, आप उसे अनुमति दे देंगे क्योंकि अध्यापक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए, और आप उसे व्यक्तिगत लगाव के कारण इसकी अनुमति दे देंगे। देखिए, व्यक्तिगत लगाव कभी भी एक शिक्षक, एक जो है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, व्यक्तिगत लगाव नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल एक शिक्षक को अनुमति दे देना चाहिए, दे भी देंगे। क्यों? क्योंकि अध्यापक होने के नाते आपको ऐसा करना चाहिए। कुछ धर्म होते हैं शिक्षक के, तो उसके कारण आपको अपना जो है पता दे देंगे, आप अपनी अनुमति दे देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की श्रवण क्षमता में विकार हो सकता है यदि वह असामान्य रूप से बहुत जोर से बोलता है, बातचीत के दौरान वह वक्ता के निकट आ जाता है, वह अध्यापक से आमतौर पर फिर से कहिए कहता रहता है,
या उपर्युक्त सही। तो यहां पे उपर्युक्त सभी वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगर बच्चे की श्रवण क्षमता में विकार हो सकता है तो भैया ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये तीनों आंसर आपके सही होंगे। इसलिए यहां पर विकल्प जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का पीछे बैठता है और श्यामपट्ट को ठीक से नहीं देख पाता, परिणाम स्वरूप वो बार बार खड़ा होकर देखता है और बैठ जाता है, इस केस के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अपने सहपाठियों की तुलना में वो छात्र नाटा है, श्यामपट्ट पर रोशनी की चमक पड़ रही है, बच्चा दूरदृष्टि दोष रखता है, या ए और सी दोनों विकल्प सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वाला। ए और सी मतलब ऑप्शन ए और सी ये दोनों सही होंगे, लेकिन विकल्प में आपका जो विकल्प सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नया अध्यापक जिसके साथ कक्षा में कुछ बच्चे गलत ढंग से व्यवहार करते हैं वह उनसे निपटेगा। कैसे निपटेगा? दंडात्मक तरीकों को अपना करके, या अपने अंदर सुधार लाकर और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके, या प्रधानाचार्य से सलाह के बाद अपनी कक्षा को बदल करके, या उन्हें स्कूल से निकाल देने की धमकी दे करके। तो देखिए, अपने अंदर सुधार ला करके और उसे छात्रों के सामने अच्छे अंदाज में पेश करके उससे हम निपटने का प्रयास करेंगे। हम का मतलब एक शिक्षक निपटने का प्रयास करेगा। तो यहां पे ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामान्य लड़कों के साथ आपको किसी नेत्रहीन को पढ़ाने का अवसर मिले तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप सहानुभूति से उसको देख रेख करेंगे, आप उस पर कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे शेष छात्रों की क्षति होगी, या आप उसको आगे की सीट पे बिठाएंगे और अध्यापन को उसकी क्षमता अनुसार इस प्रकार सुनियोजित करेंगे कि उससे अन्य छात्रों की क्षति ना हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा, आप उसको आगे की सीट पर बैठाइए और अपने अध्यापन की जो क्षमता है उसको इस प्रकार सुनियोजित करें कि जिससे दूसरे जो छात्र हैं, जो दूसरे विद्यार्थी हैं, उससे उनकी क्षति ना होने पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, या बच्चे के माता पिता को फोन करेंगे तथा उसकी प्रतीक्षा करेंगे, या उसे प्रथम सहायता चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, या उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, उसे जो फर्स्ट एड होता है, जो प्रथम सहायता चिकित्सा होती है, वो उसे हम पहले देंगे और जो नजदीकी डॉक्टर होगा, जो चिकित्सक होगा, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको उन्हें संकेत देना चाहिए, सामग्री को सरल बनाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, या उपयुक्त सही? सभी वाला सही होगा ऑप्शन। तो यहां पे जो दोस्तों होगा, उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करेंगे, उदाहरण देकर के, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो अगर आप उदाहरणों से उस चीज, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को अगर आप क्लियर करवाएंगे तो हर एक विद्यार्थी को, हर एक छात्र को आपकी बात समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी छात्र को आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, आप उदाहरण लीजिए, आप एग्जांपल्स लीजिए, उसके माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शन सामग्री का प्रयोग ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है, अध्यापक के बोझ को कम करता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है, या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा? तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखें। वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंध करना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्यों की संरचना, या सामग्री को प्रस्तुत करना। देखिए यहाँ पे कूट भी कुछ दिए गए हैं और कूट के अकॉर्डिंग आपको सही करना है कि कौन कौन सा यहाँ पे आंसर जो है एक क्रम से इसको करना है, इसको क्रम से लिखना है। तो भैया इसका जो क्रम होगा वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। पहले चौथा होगा, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा और फिर तीसरा वाला सही होगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए प्रश्नों को करवा रहा हूं जिससे आप कई सारे प्रश्नों से रूबरू हो पाए। ज्यादा से प्रश्न आप जब देखेंगे, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आया हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मैं इसलिए गति से बढ़ रहा हूं क्योंकि ज्यादा प्रश्नों को कराने का जो है एक जो जिम्मे मैंने लिया है उसको मैं पूरा कर पाऊं।
अध्यापक को क्या होना चाहिए? अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले सदैव बातचीत में ही व्यस्त हों तो अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे? उन्हें जो कुछ वे कर रहे हैं करने दें, उन्हें दंड दें, उन्हें आगे बिठाएं और उन पर नजर रखें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नजर रखें। देखिए जब वो बच्चा आगे बैठेगा, विद्यार्थी आगे बैठेगा, छात्र आगे बैठेगा, तो उस पर आप नजर भी रख पाएंगे, और जब सामने रहेगा तो शायद वो उतनी दुष्टता या उतना बातचीत में व्यस्तता ना दिखा पाए। तो आपका मकसद जो है कि बच्चे की बातचीत जो है उसमें जो व्यस्त है उसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे को आगे बैठाइए और उस पर नजर रखिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो उसे क्या चाहिए? वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। बिल्कुल अगर एक अध्यापक है जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो तो अब जो उसकी शिक्षण विधि का जो मूल्यांकन है उसको क्या करे? उसमें थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास करे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये गलती किसकी है? तो ये गलती किसकी है? अध्यापकों की, प्रधानाध्यापकों की, स्वयं छात्रों की, या पाठ्य पुस्तकों की? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वयं छात्रों की। देखिए क्योंकि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं ना, अगर सभी फेल हुए होते तो हम कहते हैं कि हाँ हो सकता है एक शिक्षक ने लापरवाही बरती हो। भैया कुछ हुए हैं ना, तो कुछ पास भी तो हुए हैं, तो शिक्षकों की बदौलत ही तो पास हुए। हाँ जरूर मैं कह सकता हूं एक छात्र की मेहनत भी शामिल होती है, लेकिन अगर सिर्फ छात्र की ही मेहनत शामिल होती है तो फिर हम एक शिक्षक को दोषी कैसे कह सकते हैं? अगर कुछ सफल हुए हैं और अगर उनकी वो मेहनत है तो कुछ असफल हुए हैं तो ये उनकी लापरवाही भी होगी। तो यहाँ पे स्वयं छात्रों की ही लापरवाही होती है अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज को रखना चाहिए, पर्याप्त ऊंची, धीमी, मध्यम, या कभी धीमी और कभी तेज। तो यहां पे क्या होगा? पर्याप्त ऊंची। भैया अध्यापक को हमेशा कक्षा में अपनी आवाज जो है बुलंद रखनी चाहिए, ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, पर्याप्त आवाज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बच्चे सुन ही नहीं पाएंगे, और जब श्रवण ही नहीं करेंगे छात्र तो क्या होगा? फिर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है उस अध्यापन कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उसके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। देखिए केवल प्रधानाचार्य को सूचित कर देने से क्या होगा? आप उसके अंदर सुधार लाने का प्रयास करें, अपने स्वयं के चरित्र में और अपने ज्ञान कुंड के माध्यम से उस बच्चे के अंदर, उस छात्र के अंदर सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों का बहुमत आपकी कक्षा में कमजोर हो तो आपको तेज बुद्धि वाला छात्र का कोई परिवार नहीं करना चाहिए, कोई होना चाहिए, कोई परिवार नहीं करना चाहिए, या अपनी शिक्षण गति को बढ़ा देना चाहिए ताकि छात्रों के समझने का स्तर बढ़ सके, अपनी शिक्षण की गति को धीमा रखना चाहिए, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए और साथ में तेज बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी वाला, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए और साथ में तेज बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री देनी चाहिए, जिससे दोनों विद्यार्थियों के बीच में, जो थोड़ा तेज है, जो थोड़ा सा स्लो है, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुका हो, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हो, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हो, जो छात्रों की समस्या हल करने में
रुचि रखते हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो राइट आंसर होगा वह होगा जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। देखो, जब आप छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे तो 100% जो छात्र होंगे, अधिकांश जो छात्र होंगे, वो शिक्षक को पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आप समस्याओं को सुनेंगे, आप उस समस्याओं का निदान भी करेंगे, तो ऐसे सभी छात्र, ऐसे सभी विद्यार्थी आपको क्या करेंगे, वो आपसे पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बच्चे हर स्थान पर वस्तु को ध्यान से देखें और उनके संबंध में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लें। बच्चे आनंद से घूमे, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए वाला। बच्चे हर स्थान पर वस्तु को देखें और उनके संबंध में शिक्षक से प्रश्न करें। देखिए, हर जगह पे जब बच्चा घूमेगा, उससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछे, शिक्षक उसका निदान करेगा, तो उस भ्रमण का जो एक शिक्षणार्थ भ्रमण हो रहा है तभी उसका लाभ है। तभी आप उस बच्चों से कुछ अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ, उससे वो कुछ सीखेगा। क्यों? क्योंकि जब वो, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक बच्चे के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। एक शिक्षक का जो सबसे बड़ा कार्य है वह यह होता है कि अपने विद्यार्थियों में, अपने छात्रों में, अपने बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा की जा सके शिक्षा के प्रति। तो जब एक उत्सुकता का भाव होगा, जब उसके अंदर पढ़ने की ललक होगी, जब वो स्वयं से प्रेरित होगा, तो 100% वो बेहतर रिजल्ट देगा, एक वो बेहतर परिणाम देगा। तो आप उसको घूमने दें, आप उनको टहलने दें। आप जब कहीं अगर उसको शिक्षणार्थ भ्रमण के लिए लेके गए हैं तो बच्चों को आजाद होकर के थोड़ा टहलने दें। फिर उनके अंदर खुद से एक प्रश्नों का जो है, प्रश्नों का एक समझ लीजिए बवंडर बन के आने वाला है, और वो प्रश्न फिर आपसे पूछेंगे। आप उन प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो बच्चों को क्या होगा, वो एक समझ लीजिए प्रैक्टिकली उनको नॉलेज हो जाएगा। उन चीजों को देखा, प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाने वाला है। तभी आप बच्चों से, आप छात्रों से, विद्यार्थियों से कोई अपेक्षा रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं। इस तरीके से यहां पे ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, या इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों होगा, इससे जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अगर एक अच्छा शिक्षक है और उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा, इंप्रेसिव होगा भाई। जब प्रभावशाली होगा तो छात्रों की रुचि जो है बढ़ेगी, रोचकता बढ़ेगी तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तो 100% बेहतर रिजल्ट होगा, परिणाम बेहतर आने वाला है। तो यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता, पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। अगर अच्छे शिक्षण को विकसित करना है तो अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता को बढ़ाना होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति शामिल करता है केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को, या विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को क्या करता है, वो शामिल करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति है और इसमें वो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और उसके पाठ्यक्रम को भी शामिल करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी वाला, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कक्षा में पढ़ाते वक्त शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि श्याम पट्टकार सुंदर व स्पष्ट लिखाई में हो, श्याम पट्टकार की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्याम पट्टकार विस्तार पूर्वक किया जाए, श्याम पट्टकार संक्षेप में किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्याम पट्टकार की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। देखिए जो भी लिखाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट तो बेहतर हो, जो नोट्स है वो तो बेहतर हो। तो ऐसा नहीं कि केवल आप बहुत सुंदर लिख रहे हैं लेकिन निरर्थक चीजें लिख रहे हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपके विचार में निम्नलिखित में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अपने कार्य के प्रति क्या हो? निष्ठावान हो। देखिए मित्रवत कभी भी नहीं होना है, पुत्रवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्रवत नहीं होना चाहिए। हमें एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति, छात्रों के प्रति पुत्रवत व्यवहार रखना चाहिए, ना कि मित्रवत। देखिए मित्रवत होगा तो वो कंधे पे हाथ रखना शुरू कर देंगे, फिर आपसे वो बाबू सोना वाली भी बातें आपसे शुरू हो जाएंगी, फिर आपसे हंसी मजाक शुरू हो जाएगी, और फिर आपके जो एक शिक्षक और एक जो छात्र के बीच में एक हल्की सी जो एक शर्म कह लीजिए, जो रेस्पेक्ट कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, जो चीजें होती है वो खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो भय, वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो जो है चीजें बनी रहनी चाहिए। आपको मित्रवत नहीं व्यवहार करना है, पुत्रवत होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं रुपया कमाने के लिए, सिर्फ नौकरी करने के लिए, माता पिता की इच्छा के कारण, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं। देखिए आप समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन दें, तभी तो एक शिक्षक का आप असली में समझ लीजिए रोल निभा रहे हैं। सिर्फ अगर आप नौकरी करने के लिए, सिर्फ रुपया कमाने के लिए, अपनी माता पिता की इच्छाओं को अगर पूर्ण करने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर उस शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो शिक्षक नहीं है, वो अध्यापक नहीं है, फिर तो समझ लो वो रोजी रोटी कमा रहा है। हमें अपने समाज के आदर्श को, उसके स्वस्थ जीवन को प्रदान करना चाहिए, जिससे समाज में जो विसंगतियां हैं, जो समाज को एक हम कुछ दे सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते, वो हमें देने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी या चतुर? तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वह हो जाएगा त्यागमयी। भैया एक शिक्षक को, एक अध्यापक को समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक त्यागमयी प्रवृत्ति होती है, और अगर ये नहीं है तो फिर वो एक अच्छा अध्यापक, वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते, क्यों? भैया जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, देखिए बहुत बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग, बट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है, देखिए दृढ़ निश्चय करिए, और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप सफल हो जाओगे, आप किसी भी चीज का सामना करोगे कि अच्छा क्या चीज है। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, मैं यहां पढ़ाने आया हूं, मुझे लगे अरे नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, फिर देखिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो अगर मन ने ही ठान लिया कि हमसे नहीं होगा तो भैया नहीं होगा आपसे, क्यों? क्योंकि आपका मन एक्सेप्ट कर चुका है, आपके मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यह कार्य आपसे नहीं संभव है। तो यहां पे उनमें आत्मविश्वास की अगर कमी है तो वो अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने अंदर क्या लेके आए, अपने अंदर आत्मविश्वास को क्रिएट करे, और तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उसके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है तो फिर वो अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को क्या देगा? तो मोटिवेट खुद को पहले करना है,
आफ्टर दैट वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? सहयोग देने और लेने का, नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, या निष्पक्ष निर्णय लेने का। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, निष्पक्ष निर्णय लेने का। आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो भैया निष्पक्ष निर्णय लेने का ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे लोगों को शिक्षा में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, धर्मनिरपेक्ष नीति में पूर्ण विश्वास करते हो, शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़वादी ना हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हो, ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर आदतों से आप ही परेशान हो, अपने ढंग से परेशान हो, समय के लिए परेशान रहते हो, तो आप एक शिक्षक बनने के काबिल नहीं हो। आप शिक्षण मत करो, ऐसे लोगों को शिक्षण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद से मोटिवेट नहीं हो, आपके अंदर खुद से गलत आदतें पड़ी हुई हैं, आपके खुद ढंग अच्छे नहीं है, तो आप अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके लिए जो है अच्छी आदतें सीखेंगे? आपकी आदत खुद ही नहीं अच्छी है, आपके ढंग नहीं अच्छे हैं, आप जो है हमेशा समय से परेशान रहते हैं। तो भाई, जब आप ही परेशान रहते हो समय को, तो एक छात्र को आप क्या ज्ञान दोगे? तो ये चीजें ऐसे जिनके अंदर गुण हो, वो शिक्षा पर कृपया ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है, या एक आरोही प्रक्रिया है, या एक अवरोही प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यह एक आरोही प्रक्रिया। आगमन विधि जो है वो एक आरोही प्रक्रिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? या एक वैज्ञानिक विधि है, या एक रटने की विधि है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, इसमें समय एवं शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। संश्लेषण विधि जो होती है, इसमें कौन सा तथ्य गलत है? तो ये तीनों सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है ये गलत है। लेकिन आंसर जो आपका सही होगा वो सी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया कौन सा तथ्य गलत वाला आपको बताना, तो सी वाला गलत ऑप्शन है, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। फिर देखिए, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अब देखिए, विश्लेषण में कौन सा तथ्य गलत पूछा जा रहा है, ठीक है? तो विश्लेषण में कौन सा गलत होगा? इस विधि में ज्ञात से ज्ञात की तरफ चला जाता है, या अनियमित है, इस विधि में समस्या का हल खोजा जाता है, या रटने की विधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, या रटने की विधि। जो विश्लेषण विधि होती है वो रटने की विधि दोस्तों नहीं होती है। देखिए तो यही तो पूछा गया है, कौन सा तथ्य गलत है, तो यही तथ्य गलत होगा। ऑप्शन डी, बी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सामग्री के परीक्षण में अध्ययता में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति या कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बालकों में निरर्थक बहस की आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए अवसर नहीं देती, जनतंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श जो है विधि अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, इसलिए जो प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि है वो अच्छी विधि है, इसमें अध्यापकों को कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ये ऐसे साधन है जिनमें बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है। दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा दृश्य श्रव्य साधन। ऑप्शन ए, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सकें क्या कहलाते हैं? श्रव्य साधन कहलाते हैं, दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं, दृश्य साधन कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता से। तो भैया सुन करके बात हो रही है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रव्य साधन ही होगा, दृश्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल सुन करके की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। शिक्षक के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में दिया जाना है, अन्य सभी आधारों पर वितरित किया जाए, इसके लिए जानकारी आवश्यक है। अवधि या समय की, अवधि की, समय की या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा अवधि या समय की। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों से गहरा तालमेल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? उनका मार्गदर्शन करना होगा, या उनके साथ खुलेपन का व्यवहार करना चाहिए, या संप्रेषण में सक्षम होना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी? तो भैया जो उपयुक्त जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है अभिवृत्ति के शिक्षण में, अवधारणा तथा तथ्य के शिक्षण में, परस्पर संबंध के शिक्षण में, या हुनर के शिक्षण में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा हुनर के शिक्षण में। किसके? हुनर के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावशाली है किस शिक्षण में? हुनर के शिक्षण में। ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक जो अपने शिष्यों से पहली बार मिल रहा हो उसे बिना विद्यार्थियों की पसंद या नापसंद का ख्याल किए शिक्षा आरंभ कर देना चाहिए, या उसे कक्षा में गहन मेलजोल स्थापित करना चाहिए, या पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा देनी चाहिए, या ए और सी दोनों सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह सही होगा ऑप्शन डी वाला, ए और सी। मतलब बिना विद्यार्थियों की पसंद या नापसंद का ख्याल किए शिक्षा आरंभ कर देना चाहिए और पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा देनी चाहिए। देखिए, पसंद और नापसंद पहले न तलाशिए, आप अपना अध्यापन कार्य करिए और पूरी विषय सामग्री की एक विस्तृत रूपरेखा आपको देनी चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिन्न हो, और वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही होगा? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जो ऊपर तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। इसका मतलब यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा समय दीजिएगा, और काफी पसीना आ गया है तो थोड़ा समय एक बार जो है बस 30 सेकेंड्स मुझे समय दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण किया जा सके तथा जिसको अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर विचारों के स्पष्ट समावेश के लिए प्रयोग कर सकता है वह तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? शिक्षण का हुनर कहलाता है, संप्रेषण सुविधाएं कहलाता है, प्रदर्शन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा शिक्षण का हुनर। ऑप्शन ए, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जा सकता है उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध जनशक्ति अध्यापक तथा प्रधानाचार्य से, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के माध्यम से, या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। जो प्रश्न है कि स्कूल कॉलेज में शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे माप सकते हैं, तो भैया बुनियादी सुविधाओं को द्वारा जो उपलब्ध है उसके द्वारा, जनशक्ति अध्यापक प्रधानाचार्य से, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के माध्यम से, इन तीनों से हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है वो जेम्स वर्ट के अनुसार अभिप्रेरण देने वाले घटक हैं। या जिज्ञासा तथा आशा का स्तर वॉरलाइन के अनुसार अभिप्रेरण देने वाला घटक है, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए? अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन होना चाहिए, या व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी, या उपयुक्त सभी? तो ये देखिए यहाँ पे भैया अपने जो उसके कार्य है, जो व्यवसाय है उसके प्रति न्याय भी हो, ईमानदारी भी हो, नयापन भी हो, शिक्षा में निपुणता भी हो, ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे। इसलिए ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, या नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, या व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, या ए और सी दोनों सही होगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा ए और सी दोनों, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के संबंध में निम्न सभी वक्तव्य सत्य हैं केवल एक को छोड़कर। वह मित्र है, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक होता है। वह जो पढ़ाता है वो विद्यार्थी नहीं जानते। वह कक्षा का नेता है। वह अपने व्यवहार एवं अभिवृत्ति को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जो पढ़ाता है वह विद्यार्थी नहीं जानते हैं। एक शिक्षक के संबंध में निम्न सभी वक्तव्य सत्य हैं केवल एक को छोड़ करके। तो ये वाला आपका क्या है कथन, असत्य है। देखिए वो मित्र भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, दार्शनिक भी होता है, वो कक्षा का नेता भी होता है, वो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी विचारधारा को बनाता है। तो ये सभी सही होगा, लेकिन ऑप्शन बी वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो जो पढ़ाता है केवल बस उतना ही पढ़ाता है जितना विद्यार्थी नहीं जानते। अरे भैया आपको कुछ देना होता है ना एक शिक्षक को। तो ऑप्शन बी वाला ये जो है ये असत्य है। सभी तो सत्य है लेकिन ये वाला कथन आपका असत्य होगा, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल छोड़कर आगे जाने वाले छात्रों के लिए बेरोजगारी की संभावना प्रबल होती है, सरकारी सहायता पाने की शर्तें पूरी कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, या समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना प्रबल हो जाती है, या उपयुक्त सभी। तो भैया बिल्कुल उपयुक्त सभी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। बेरोजगारी भी आएगी, वो सरकारी सहायता भी नहीं पा पाएंगे, और समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें भी संलग्नता उनकी बढ़ने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आज विजिट किया हो तो आप क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज से आपको डेली हर दिन जो आपकी 10 यूनिट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में है उन सभी का एक एक यूनिट में 100 प्रश्नों की सीरीज में लेके आऊंगा, और फिर अंत में आपको एक महा मैराथन क्लास भी देने वाला हूं परीक्षा से ठीक पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको अगर डेली चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।